नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। चीन द्वारा जारी किए गए तथाकथित मानचित्र पर अपने पुराने बयानों से विवादों में रहे राहुल गांधी एक बार फिर इस मामले पर बयानबाजी करके घिर गए हैं। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि राहुल और कांग्रेस को चीनी नक्शे पर ज्यादा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने मानसिक दिवालियापन का बार बार परिचय दे चुके हैं। उन्हें भारत का विकास हजम नहीं होता। उनका हमेशा चीन का समर्थन का रुख रहा है। राहुल के बयान पर जवाबी हमला करते हुए भाजपा ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने चीन की पार्टी के साथ जो समझौता किया है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भाजपा ने कहा कि राहुल को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने किन बिंदुओं पर क्या समझौता किया है। भाजपा का कहना है कि राहुल न केवल दुष्प्रचार में लगे हैं, बल्कि उनके ऐसे बेतुके बयान सीमा पर बहादुरी से डटे वीर सैनिकों का अपमान भी है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि एक तरफ पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया है, इसी से घमंडिया गठबंधन परेशान है। अपने भ्रष्टाचार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही देश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को बचा नहीं पाए, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी को पर्याप्त सबूत मिले हैं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। अपने जिस मंत्री को मनीष सिसोदिया को केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते थे, वे 6 महीने से जेल में हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि घमंडिया गठबंधन में हर कोई पीएम पद का दावेदार है। प्रदेश की जनता से 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता मानकर प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने मन बना लिया है। बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छुट्टियां कम कर दी हैं। रक्षाबंधन सहित इस साल दिसंबर तक होने वाली 12 विभिन्न छुट्टियां रद्द कर दी गई। राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल में 220 दिन कार्य दिवस होना आवश्यक है और इसे देखते हुए छुट्टियों में संशोधन किया गया है। बिहार के प्रमुख पर्व छठ सहित विभिन्न त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों को रद्द किए जाने को लेकर विपक्ष हमलावर है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने कहा कि चुनाव, परीक्षा, त्योहार और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस साल शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित रही हैं, जिनके कारण ये संशोधन किया गया है। बिहार के स्कूलों में त्योहार की छुट्टियों की संख्या कम करने पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि यह हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। सरकार को बिना किसी देरी के अपना फैसला वापस लेना चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मिजोरम में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की बात कही। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने आइजोल में प्रेस वार्ता में कहा कि चुनाव में सभी बूथों पर जरूरी सुविधाएं बहाल की जाएंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य में चुनाव में भागीदारी की जनता से उन्होंने अपील की और कहा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर वे ऐप के जरिए सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि बूथ तक नहीं पहुंचने वाले निःशक्त और बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। सरकार ने आईटी हार्डवेयर से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 के तहत अब तक 32 आवेदन प्राप्त किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार को देश में लैपटॉप, पीसी और सर्वर के उत्पादन के लिए कंपनियों से आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा कि 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ इस वर्ष मई में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 को मंजूरी दी गई थी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन कारखानों से 75,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में ज्यादातर कंपनियों के लिए भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बन चुका है। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाएगा। भारत में पहला ग्लोबल एआई 2023 सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर महीने में किया जाएगा। सम्मेलन में दुनिया भर के निवेशक, स्टार्टअप और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ग्लोबल इंडिया एआई 2023 संचालन समिति की अध्यक्षता की। ये समिति सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने का काम कर रहा है।
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े पेशेवरों और प्रतिभाशाली लोगों को एक मंच उपलब्ध कराना है, जिससे कि इस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले बदलावों से भली भांति परिचित हुआ जा सके। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की अपार संभावनाएं हैं और देश की विविधता इसमें अहम रोल अदा करती है। भारत की विभिन्न भाषाएं, बड़ा डेटा स्टोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समृद्ध बनाने में मददगार साबित होगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को टटोल रहा चंद्रयान 3 तस्वीरों को भेजने का काम लगातार रोवर कर रहा है और इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीरें खींची हैं। ये तस्वीरें नैवकैम से ली गई हैं। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। आदित्य L1 को शनिवार यानी 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। 4 महीने के सफर के दौरान भारत का आदित्य L1 मिशन 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जहां से वो सूरज के अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन किया जाएगा। ये पूरी तरह स्वदेशी मिशन है। मौसम विभाग ने मानसून के दक्षिण की ओर परिवर्तित होने की बात कही है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के चलते 2 दिन बाद ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बुधवार को ग्राम धनेला के पास स्थित एक फैक्ट्री के बॉयलर में गैस रिसाव होने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। सीबीआई ने कथित अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। FIR में साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। आरोपों में कहा गया है कि देश भर के 21 राज्यों में 2017 से 2022 के बीच 830 फर्जी संस्थानों द्वारा 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप हड़प ली गई। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 24 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन पर जागरूकता अभियान के लिए प्रशिक्षण का औपचारिक शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है। सिकल सेल के उन्मूलन के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में ये समस्या वर्षों से रही है। इसके अस्थायी समाधान के लिए कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने की समय सीमा 31 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी है। सरकार ने इस साल जनवरी में मनरेगा के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग अनिवार्य कर दिया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक मनरेगा के 14 करोड़ 33 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से अब तक 13 करोड़ 97 लाख लाभार्थियों का आधार नंबर जोड़ा जा चुका है, जिनमें से कुल 13 करोड़ 34 लाख आधार नंबर प्रमाणित भी हो चुके हैं। NPCI के डेटा के मुताबिक आधार के जरिए किए जाने वाले DBT की सफलता 99.55% है, जबकि खाता आधारित भुगतान के मामले में DBT की सफलता 98% है। भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए G20 देशों ने महामारी कोष में 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की सहमति दी है। विश्व बैंक ने भी महामारी कोष में $300 मिलियन देने को मंजूरी दी है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में हुए G20 में पहली बार महामारी कोष बनाने का विचार आया था, जिस पर अंतिम मोहर भारत की अध्यक्षता में चल रही G20 सम्मेलन में लगी है। महामारी कोष का इस्तेमाल बीमारियों के सर्विलांस, स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण, टेस्टिंग और रिसर्च पर किया जाएगा। अभी तक महामारी कोष में करीब 1,663 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। आने वाले दिनों में महामारी कोष में 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। G20 की बैठक में भारत को डिजिटल क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में देखा गया।
बैठक में कोविन ऐप और ई संजीवनी जैसी पहल के फायदे गिनाए गए और आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में इसके लिए भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 बैठक का फोकस एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। रक्षाबंधन के पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों से राखियां बंधवाईं। राष्ट्रपति को राखी बांधने वाले स्कूली छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। बच्चों से राखियां बंधवाने के बाद राष्ट्रपति ने सभी को उपहार भी दिए। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने रक्षाबंधन पर देश में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और समतापूर्ण वातावरण बनाने का आह्वान किया। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इसके बाद स्कूल की छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। राखियां बंधवाने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी को उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। रक्षाबंधन के दिन आकाश में खूबसूरत नजारा देखने को मिला। आज चंद्रमा की एक खूबसूरत और अद्भुत छवि देखने को मिली, जिसे सुपर ब्लू मून कहते हैं। सुपर ब्लू मून के दौरान एक चमकदार पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर पहुंचता है, इसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून की घटना सालों में एक बार होती है। असम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्य में अभूतपूर्व गति जारी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर को 420 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। गुवाहाटी में सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, तो वहीं कोलकाता मेट्रो रेलवे लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल मेट्रो के अत्याधुनिक विशिष्ट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। भारतीय रेलवे की कोलकाता मेट्रो स्टील थर्ड रेल को कंपोजिट एल्यूमिनियम थर्ड रेल में परिवर्तित करने की योजना है। कुल 35 किलोमीटर मेन लाइन स्टील थर्ड रेल को विभिन्न चरणों में स्थापित किया जाएगा। इससे ऊर्जा लागत में कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में दो विश्वविख्यात विशिष्ट उत्पाद भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को महत्वपूर्ण जीआई टैग मिल गया है। इन दो लोकप्रिय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। जम्मू के कृषि और कल्याण विभाग की पहल पर इन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अब कोई तीसरा पक्ष अनधिकृत रूप से इन उत्पादों का कारोबार नहीं कर सकेगा। जीआई टैग से भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 11.43 अंक यानी 0.2% की बढ़त के साथ 65,087.25 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 4.80 अंक यानी 0.02% की बढ़त के साथ 19,347.5 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 2 पैसे कमजोर होकर 82 रुपये 73 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपये आज बढ़त के साथ खुले थे। टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एशिया कप और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक प्रसारणकर्ता डिज्नी स्टार को हिंदुस्तान यूनिलीवर से लगभग 200 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप मिली है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एशिया कप और विश्व कप के टीवी और डिजिटल कवरेज के प्रायोजक के रूप में शामिल हुई है। स्टार स्पोर्ट्स चैनल और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी संचालित करने वाला डिज्नी स्टार एशिया कप और 50 ओवर के आईसीसी विश्व कप मेगा टूर्नामेंट दोनों का प्रसारण करेगा। एलन मस्क ने गलत सूचना को रोकने के लिए ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, इस पर लगाए गए राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने एडिलेड में ऐतिहासिक जनमत संग्रह की तारीख की घोषणा की। उन्होंने इसे राष्ट्र को एकजुट बनाने के लिए एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका बताया। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि जनमत संग्रह का दिन 14 अक्टूबर हमारा समय है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए ये एक मैराथन स्थिति रही और हम सभी के लिए ये लक्ष्य पहुंचने वाला दिन है।
ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अब जनमत संग्रह में मतदान से पहले 6 सप्ताह के प्रचार अभियान का सामना करना पड़ेगा, जहां उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे वॉइस टू पार्लियामेंट को शामिल करने के लिए संविधान में बदलाव का समर्थन करते हैं। ब्रिटेन और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थिर करने की कोशिश के तहत ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। उन्होंने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से द्विपक्षीय बातचीत की। जेम्स क्लेवरली ने कहा कि कई क्षेत्रों में असहमति के बावजूद उन्हें ब्रिटेन और चीन के बीच नए अवसरों की उम्मीद दिखाई देती है। ब्रिटेन के किसी विदेश मंत्री का पिछले 5 साल में ये पहली चीन यात्रा है। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ब्रिटेन के साथ स्थिर और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बीजिंग के समर्थन की बात कही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने पर कहा कि यह पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके साथ ही हमारे हितों और हमारे मूल्यों के साथ खड़ा होना भी उससे ज्यादा जरूरी है। मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सैन्य तख्तापलट की घोषणा की है। गैबॉन में राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा के तीसरी बार चुने जाने के विरोध में सेना ने तख्तापलट कर दिया और कहा कि चुनाव विश्वसनीय तरीके से नहीं हुए। सेना ने सत्ता अपने हाथ में लेते हुए कहा कि हमने देश में शांति के लिए मौजूदा सरकार को हटा दिया है और यह फैसला गैबॉन की सभी डिफेंस और मिलिट्री फोर्स की सहमति से किया गया है। दुनिया के अन्य देशों ने भी गैबॉन की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। दुनिया में सरगर्मी तेज हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गैबॉन में सभी पक्षों से राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा की सुरक्षा की गारंटी देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान गैबॉन में हुए सैन्य तख्तापलट पर चर्चा हुई। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इडालिया ने तबाही मचाई है। इडालिया के बुधवार को श्रेणी 3 के तूफान में तब्दील होने से तेज हवा के साथ भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। तूफान इडालिया से क्यूबा के तटों पर भी भारी तबाही देखने को मिली है। क्यूबा में तूफान इडालिया की वजह से तेज बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बर्बादी द्वीप के सबसे पश्चिमी हिस्से में देखने को मिली है, जहां तंबाकू उत्पादक पिनार डेल रियो प्रांत पूरी तरह पिछले 1 साल पहले आए इयान तूफान से नहीं उबरा था और उसे दूसरे तूफान का सामना करना पड़ रहा है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में गुरुवार को श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से होगा। श्रीलंका ने 2022 में एशिया कप जीता था। हालांकि इस बार वो खिलाड़ियों की चोट के वजह से और 2 खिलाड़ियों को कोविड-19 संक्रमित पाए जाने की वजह से मुश्किल में है। एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई है। प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में भारत का सामना शनिवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। फिडे शतरंज विश्व कप में रजत पदक जीतकर स्वदेश लौटे भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा का चेन्नई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। प्रज्ञानंदा के स्वागत में पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए। युवा ग्रैंड मास्टर ने अपने स्वागत पर खुशी जाहिर की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई हॉकी विश्व कप के क्वालिफायर में जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन के पुरुष एकल वर्ग में पहले दौर की बाधा को पार कर लिया है। इटली के युवा 22 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई है। यूएस ओपन में खेले गए पुरुष एकल के अन्य मुकाबले में जीत हासिल करते हुए ब्रिटेन के एंडी मरे ने दूसरे दौर की जगह पक्की कर ली है। बेलारूस की आर्याना सबालेंका को यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने यूएस ओपन के पहले दौर में आसान जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बना ली है। ईस्ट बंगाल ने 19 साल बाद डूरन कप के फाइनल में जगह बनाई है। ईस्ट बंगाल ने पेनाल्टी शूटआउट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 5-3 से हराकर खिताब के मुकाबले में प्रवेश किया। मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हॉलैंड ने पीएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे के 23 वर्षीय हॉलैंड ने सिटी के लिए अपने पहले सत्र में सभी प्रतियोगिताओं में 52 गोल दागे। फुलहम ने टॉटनहैम हॉटस्पर्स को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर ईएफएल कप के तीसरे दौर में स्थान बना लिया है। लेस्टर सिटी ने ईएफएल कप के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मुकाबले लेस्टर सिटी ने ट्रामेर रोवर्स को 2-0 से हराने में सफलता पाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल की मदद से अल नसर ने सऊदी प्रो लीग में अल शबाब को 4-0 से हरा दिया।
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ काम करने की इच्छा जताई है। सनी से जब पूछा गया कि वे किस अभिनेत्री के साथ काम करना चाहेंगे तो जवाब में उन्होंने आलिया भट्ट का नाम दिया। अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अभिनेता शाहरुख खान मंगलवार रात अपनी आने वाली फिल्म जवान की रिलीज से पहले वैष्णो देवी पहुंचे। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की। अभिनेता शाहरुख खान ने गदर 2 के लिए फोन करके सनी देओल को बधाई दी। शाहरुख खान ने कहा कि सनी सफलता के हकदार हैं। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अभिनेत्री अमीषा पटेल से अपने नोकझोंक भरे रिश्तों के बारे में बात की। शर्मा ने कहा कि पटेल अमीर घर की बेटी हैं, उनमें एटीट्यूड है पर वे दिल की अच्छी हैं। रक्षाबंधन के खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बहन के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है। तस्वीर में अक्षय बहन अलका के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं, जबकि अलका भाई को प्यार से निहारती नजर आ रही है। यशराज फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर द ग्रेट इंडियन फैमिली का पहला गाना कन्हैया ट्विटर पर आजा रिलीज किया है। अभिनेता सनी देओल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वे बचपन में डिस्लेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मार पड़ती थी। बता दें, डिस्लेक्सिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें पढ़ने लिखने, शब्दों को बोलने और याद रखने में परेशानी होती थी। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई जय और तैमूर खान को राखी बांधने के लिए करीना कपूर के घर पहुंची। इस दौरान सारा ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आई। अभिनेता संजय दत्त ने राखी के मौके पर अपनी दोनों बहनों के साथ तस्वीर साझा की। उन्होंने फोटो साझा करते हुए लिखा, मेरी प्यारी प्रिया और अंजू, इस रक्षाबंधन पर मैं आप दोनों को उस गहरे प्यार और सम्मान की याद दिलाना चाहता हूं जो मेरे मन में आपके लिए है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।